हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप उन सारे लेक्चर्स को भी देखिएगा। एक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है सारा लेक्चर्स। और हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जीके जीएस मिक्स होता है सारा। और ये सारे क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ जो कि जनवरी में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल और बीपीएससी और भी कई सारे एग्जाम्स, बिहार कांस्टेबल, इन सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो भी इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और किसी को लेक्चर के बाद अगर पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम का, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दीप नारायण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर यानी वैट में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश की गई थी। किसके? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजा चैल्या कमेटी, राजा चैल्या कमेटी। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? किस संस्था का आदर्श वाक्य कि धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये जो है ये है अनुसंधान और विश्लेषण विंग का, यानी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव का जो पार्टी है आरजेडी, इनकी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में। ठीक है, 1997 में। महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो है अलग हुए थे विवर्तनिक क्रिया से, विवर्तनिक क्रिया से। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताइए कि लामडिंग जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। ठीक है, असम में। लामडिंग एक जगह का नाम है। ठीक है, और ये है असम के होजाई। ठीक है, होजाई डिस्ट्रिक्ट में ये एक छोटा सा शहर है, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गया में। कहाँ पे हुआ था? गया में। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है कितना है? तो ये है 16.5%, 16.5%। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये है कोसी। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कहाँ पे ये तेलहर जलकुंड, तेलहर कुंड जलप्रपात? तो ये है कैमूर में। कहाँ पे है? कैमूर में। अगला क्वेश्चन है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है पटना में। ठीक है, दानापुर के पास। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस आंदोलन के प्रभाव में आके? तो इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें इसका थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि अप्रैल 1930 में क्या हुआ था कि गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसी क्रम में दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अन्य जिलों में चौकीदारी कर बंदी को एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के नमक कानून तोड़ने से प्रभावित होकर कुछ नेताओं ने चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? किसने बचाई थी? तो इसका जो नाम था ये था बतक मियाँ, ये रसोइया था।
असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो किसने की थी अगुवाई? तो जिसने ये इनका नाम है स्वामी विद्यानंद, ठीक है, स्वामी विद्यानंद। अगला है कि डीओएस। डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, रैम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ तो सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ट्रैकोमा रोग का संबंध है, ट्रैकोमा जो रोग होता है ये इसका संबंध किससे है? ये है आंखों से, ठीक है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है किस प्रकार का? तो ये है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित होता है? किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये जो है ये होता है अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय। माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने गलत पढ़ लिया था। मानव तंत्र में पाचन एंजाइम जो होता है, पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है, ठीक है, ये होता है, मैंने पढ़ लिया था। तो जो नहीं होता है ये होता है लीवर के द्वारा, ठीक है, लीवर जो होता है इसके द्वारा पाचक एंजाइम निर्मित नहीं होता है। निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा अंग होता है? ये होता है सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? किस युग में सही सुमेलित नहीं है मतलब कि क्या चीज खाने से कौन सी विटामिन नहीं मिलती है वो बताना है, ठीक है, मतलब इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, सही सुमेलित ये मतलब ये देखिए सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें सारा जो भी है ये सारा सही सुमेलित है, ठीक है। विटामिन बी वन जो होता है ये संतरा खाने से होता है। विटामिन डी जो होता है ये कॉर्ड या कृत तेल। विटामिन ई जो होता है गेहूं और अंकुर तेल से। और विटामिन के जो होता है अल्फा फ्लाव से, ठीक है। तो ये सारे सही हैं और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, ठीक है, अर्गो कैल्सीफेरोल किस विटामिन को कहते हैं? तो ये जो होता है विटामिन डी टू, ठीक है, विटामिन डी टू। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मानव शरीर में विटामिन ए जो भंडारित होता है ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है यकृत यानी लीवर में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? टिंडल प्रभाव दिखाएगा कौन सा? तो ये होता है ये जो टिंडल प्रभाव होता है, पहले बताते हैं इसको कि टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब मतलब कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें से उसमें जब लाइट पास कर दिया जाता है, लाइट पास किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है वो मतलब उसमें दिखने लगता है, ठीक है, किरण के मतलब इसको बोल सकते हैं स्कैटरिंग, ठीक है, तो उससे दिखने लगता है। तो इसमें जो है ये एक दूध हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये दूध दूध में होता है और स्टार्च सॉल्यूशन इसमें दोनों में टिंडल प्रभाव दिखेगा। अगला है कि जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर जो होता है कि कोलाइडो को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, ठीक है, कोलाइडो को स्थायी करने तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, ठीक है, इसीलिए जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, क्या है इसका विकल्प? तो ये है एस्पार्टेम, ठीक है, एस्पार्टेम। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल होते हैं? नाभिक मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ये दोनों होता है।
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एक परमाणु की संरचना स्थिरता को डैश के द्वारा समझाया गया है। एक परमाणु की संरचना स्थिरता को किसके द्वारा समझाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है कौन सा? तो ये होता है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। यूरेनियम का दो होता है, ठीक है, एक U-235 और एक U-238। इस दोनों का प्रयोग किया जाता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह जो प्रतिबिंब होगा ये होगा कम चमक वाला एक घोड़ा। कम चमक वाला एक घोड़ा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है। तो ये हो जाएगा लाल और पीला। ठीक है, लाल और नीला। लाल और नीला का जो तरंगदैर्घ्य होता है यानी कि वेवलेंथ, उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब दिन में पानी पर साबुत की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। यह घटना जो होता है क्या होता है? ये घटना जो होता है ये होता है प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश का व्यक्तीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटर ऑफ लाइट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रॉन के गति के तीसरे नियम का उल्लंघन करता है? निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उल्लंघन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष रॉकेट। सॉरी, उल्लंघन नहीं, उपयोग उपयोग करता है। तो अंतरिक्ष रॉकेट जो होता है ये न्यूटन का तीसरा नियम का उपयोग करता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन इधर है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। संवेग मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। तो उसको मतलब पीछे की ओर पकड़ के खींच लेने से उसका वेलोसिटी जो है एकदम कम हो जाता है। तो उसका जो मोमेंटम होता है वो हाथ पे कम लगता है। तो आराम से मतलब उसको बिना चोट लगे उसको बैलेंस करके पकड़ा जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो इसको बोलते हैं भारत का सार्वजनिक खाता। ठीक है, भारत का सार्वजनिक खाता। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि ये है कब से कब तक? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा 1992 से लेकर 1997। 1992 से 1997। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है कितना? तो यह है 18.9%। 18.9%। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किस चीज को? तो ये देती है रोजगार बढ़ाने को। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो उसका मेन मोटो था ये था रोजगार बढ़ाने को। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो ये आया था 1 जनवरी 2015 को। मतलब पंचवर्षीय योजना जो था उसी को नया नाम दे दिया गया नीति आयोग। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है? तो इसमें जो समस्या है ये है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ये हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो होता है ये पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर जो हो जाता है, मतलब कि जो राजकोषीय घाटा होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है कुल व्यय। कुल कुल व्यय माइनस इसमें घटा देते हैं राजस्व प्राप्ति। जो राजस्व प्राप्ति हुआ, राजस्व प्राप्ति, और उसमें फिर जो गैर है इसको जोड़ दिए और फिर माइनस उसमें कर देते हैं ऋण। जो भी ऋण पूंजीगत प्राप्ति हुआ उसको, एक बार इसको फिर से बोल देते हैं कि जो राजकोषीय घाटा होता है ये कुल व्यय में से घटाते हैं, उसमें ब्रैकेट दे देंगे, मतलब कि उसमें घटाएंगे राजस्व प्राप्ति को, फिर गैर को, और फिर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यही टोटल इसको इस फॉर्मूले के साथ निकाला जाता है राजकोषीय घाटा को। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कौन सी जनगणना के अनुसार? तो ये है 1971 की जनगणना पर। ठीक है, 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके कितनी वोट? तो इसका जो आंसर हो जाता है ये हो जाता है 1/6। ठीक है, अगर 1/6 वोट उसको प्राप्त ना हो तो वो अपनी जमानत खो देता है, जिसको कि बोलते हैं, मतलब आम भाषा में, कि जमानत जब्त हो गया उसका। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। ठीक है, कोई केवल लोकसभा में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है बताइए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष। अगला है कि संसद का कार्य क्या है? संसद का कार्य क्या है? तो संसद का जो कार्य होता है इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विधि निर्माण, कार्यपालिका की नियुक्ति और वित्तीय मामलों का नियंत्रण, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती है। केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण खेल। ग्रामीण खेल ये शामिल नहीं है 11वीं अनुसूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये जो रखा गया है ये है समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है? तो ये हो जाती है परावैंगनिक किरणें। ठीक है, परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज को बोलते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोटर गाड़ी के निषेध नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस प्रमुखतः कौन सी होती है? तो ये जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पादप, मतलब कि पेड़ पौधे, उसको हिरन खाते हैं और हिरन को शेर खाते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है।
पर्यावरण में प्लास्टिक जो होता है ये कौन सी क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होता है, यानी डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये होता है मतलब किसी के द्वारा, ठीक है, ना ही जीवाणु, ना ही परजीवी, ना ही मृतोजीवी, मतलब प्लास्टिक वो डिकम्पोज होता ही नहीं है, इसीलिए प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं बोला जाता है। मतलब इसको डिकम्पोज होने में बहुत साल, मतलब बहुत साल, मतलब समझ लीजिए 25-30 साल लग सकता है, मतलब वो उसमें भी कुछ क्वालिटी के प्लास्टिक सारे नहीं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वो शामिल है, कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये सारे मतलब इसमें सौर सेल और पवन चक्की ये दोनों होंगे, ठीक है। नाभिकीय थोड़ा मोड़ा करता है, मतलब बहुत कम। अम, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। भारत में अंतिम जनसंख्या जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 2011 में, 2011 में। जनसंख्या के अनुसार डैश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है, कौन सा बड़ा सबसे नगर है, तो ये है कानपुर, ठीक है, कानपुर जनसंख्या के अनुसार। गोवी का मरुस्थल, गोवी का मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये है चीन में, कहाँ पे है, चीन में। निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो ये कौन था, तो ये अपना भारत, सॉरी चीन, चीन था, ठीक है, भारत में चीन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो यह है ईरान है, ठीक है, ईरान। यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है ये भारत से निकल के पाकिस्तान में जाती है, तो यह है सतलुज, सतलुज। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है, जो अफगानिस्तान है ये कौन से देश के साथ अपना सबसे लंबा सीमा रखता है, तो यह है पाकिस्तान के साथ। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, किस महाद्वीप में, तो यह है अफ्रीका में। नंबर ऑफ कंट्रीज के मामले में अफ्रीका होगा और एरिया वाइज एशिया होगा, ठीक है, एरिया वाइज जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया है। भारत में स्थित समस्त तेल शोधक अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है, किस राज्य में एक भी तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो यह है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो यह है वनारोपण, ठीक है, एफॉरेस्टेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा दंडकारण्य मध्य प्रदेश, दंडकारण्य मध्य प्रदेश। ये जो है इसका विस्तार जो है दंडकारण्य का, ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, मतलब ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, मतलब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसका दंडकारण्य जो वन क्षेत्र है इसका मध्य प्रदेश में ये नहीं है, बाकी वायनाड केरल में है, मलनाड कर्नाटक में है, विदर्भ महाराष्ट्र में है। अगला है कि मृदा का पलवार करना संबंधित है, मृदा का पलवार करना संबंधित है किससे, तो ये है मृदा की नमी को बनाए रखने से, मृदा की नमी को बनाए रखने से। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत की चोटियों में से के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, कुछ माउंटेन्स रेंज ये पीक दिया हुआ है, इसमें बताना कि घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, इस तरह से बताना कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये, इसमें देखिए मतलब कई सारे माउंटेन्स का यहाँ पे है, तो सबसे ऊंचा जो है इसमें देखिए पूछ रहा है कि कौन सा क्रम सही नहीं है, ठीक है। इसमें जो सही है ये बता दे रहा हूँ पहले, कि सबसे ऊंचा माउंटेन एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद उससे उससे कम ये 8,598 है, ये कंचनजंगा का है। फिर उससे कम है 8,172, ये धौलागिरी का है।
तो सिर्फ ये वाला सही है, बाकी ये दोनों जो है ये गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत है। अगला है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है ना ये सारा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो पश्चिमी भाग मालवा पठार है, यह दक्कन पठार का भी भाग है, और यह अरावली क्षेत्र से घिरा है। ये सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो इसमें कौन सी है? इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कांवर झील, ठीक है, कांवर झील। और ये जो है एक वेटलैंड भी है, ठीक है, वेटलैंड। और ये कहाँ पे है? तो बिहार में, ये बेगूसराय में है। ये बिहार का पहला वेटलैंड था। अब बिहार में अभी टोटल 5 हो चुके हैं। एक बेगूसराय में है, 2 जमुई में है, और एक बक्सर में है, और एक शायद पश्चिमी चंपारण में है। अगला है कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? तो ये की गई थी 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये इसकी रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये होता था बांग्ला में। आनंद मठ का लेखक कौन था? आनंद मठ का जो लेखक था ये था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी नहीं था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये है गाली। गाली। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का जो निर्माण है महाराजा जयसिंह ने करवाया था। इस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। तो ये है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये जो है ये है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये है जयदेव। तराइन के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो कौन हुआ था इसमें? तो ये है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और ये जो है 1192 में लड़ी गई थी तराइन की तीसरी लड़ाई। इसमें मोहम्मद गोरी जो था उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया था कब? तो ये किया था 1026 ईस्वी में। 1026 ईस्वी में। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो ये था लोहा का, ठीक है। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो किसके समय हुआ था? इसका आंसर जो हो जाएगा अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किसने? तो ये थे उदयन। उदयन। अगला क्वेश्चन। अवंती राज की राजधानी थी, अवंती राज की राजधानी कहाँ पे थी? ये थी उज्जैन। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? यह था ब्रावो। ब्रावो। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये जो की गई थी ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये जो है आधारित है शासन के सिद्धांत और अभ्यास पे। शासन के सिद्धांत और अभ्यास। नाम है अर्थशास्त्र, होना चाहिए था एक्चुअली में इकोनॉमिक्स, लेकिन इसमें शासन के सिद्धांत और अभ्यास पे ये है ये बुक। तो इस लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे जीके जीएस करंट अफेयर के वीडियो और शॉर्ट्स के लिए। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ये सारे लेक्चर्स, ताकि वो लोग भी देख पाएँ। अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं बिहार में, और तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिस किसी को वीडियो का लेक्चर ये चाहिए होगा PDF, वो कमेंट बॉक्स में लिंक मेंशन रहेगा, तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।